क्या ये 1500 2000 पुलिस वाले सर्च ऑपरेशन भी नहीं होने चाहिए थे? क्या ये दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए नहीं होने चाहिए थे? क्या ये स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए नहीं होने चाहिए थे? अब हम सब घर में बैठ जाएं हाथ पर हाथ रख के और कहें कि जी अल्लाह ताला हमें यहाँ रिस्क दे देंगे, तो अल्लाह ताला की मंशा ये तो नहीं है। अल्लाह ताला तो उल्टा अजाब आएगा कि तुम इस तरह से कर रहे हो कि जनाब घरों में बैठे हो। कोशिश करके और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ की जाए। ये तो एक इन्होंने मजाक बना लिया है। 33 नमाजी शहीद हो गए, किसी को कुछ मालूम ही नहीं हो सका। ये ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस एहलकार नमाज अदा करते हैं, और वहां पर जब ऐसा वाकया हो रहा है उसामा, तो सोचिए कि पेशावर, उससे मुल्का जो दीगर इलाके हैं, जो दीगर शहर हैं, वहां पर क्या कुछ होने की प्लानिंग हो रही होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ता ज़मीं पर, वही खित्ता ज़मीं है कि अज़ाब उतर रहे हैं। कोई और तो नहीं है बस खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। मस्जिद जो खाना खुदा है, मुक़द्दस है, अमान की जगह है, मगर यह सफाकी की इंतहा है कि मज़हब के नाम पर दर्जनों ने इस मुक़द्दस मकाम को भी लहू लुहान कर दिया। पेशावर में ऐन नमाज ज़ोहर के वक्त आज जो क़यामत टूटी है, इसकी मज़म्मत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। पेशावर पुलिस लाइन्स का इलाका इंतहाई हसास और सिक्योरिटी वाला इलाका है। यहाँ एक दहशतगर्द जिस्म पर बारूद बांध कर ना सिर्फ पुलिस लाइन्स में घुस गया, बल्कि 4 चेक पॉइंट्स से गुजर कर मस्जिद की पहली सफ में भी जा खड़ा हुआ। मगर सिक्योरिटी को कानो कान खबर क्यों ना हुई? ये सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हमने पहले भी लाखों जानों की कुर्बानी देकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग जीती, मगर यह हमला इस बात की गवाही दे रहा है कि यह आग दोबारा चमन को जलाने के दर पे है। वक्त का तकाजा है कि इस चिंगारी को शोला बनने से पहले ही बुझा दिया जाए। ताख़ीर और गफलत अगर हुई तो इसकी कीमत जानो माल की कुर्बानी की सूरत पूरी कौम को अदा करना पड़ेगी। पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी, सियासी अदम इस्तेहकाम ने रियासत को जकड़ रखा है। अवाम की ज़िंदगी अजीरन है। ऐसे में यह बदअमनी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस बला को काबू करने के लिए बतौर कौम, सियासी और अस्करी क़यादत हमें क्या करना होगा? क्या फिर मुनज़्ज़म और जामे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी? इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें अमीर मुकाम साहब भी ज्वाइन करेंगे, एडवाइज़र टू पीएम हैं, उनसे भी हम इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे। सुमैया रिजवान मेरे साथ हैं, सिद्दीक जान हमारे साथ होंगे। सुमैया, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक हुआ है, और इससे पहले कई सियासतदान, तहरीक इंसाफ की अगर हम देखें, मुराद सईद साहब, दीगर लोग ये कह रहे थे कि ये ख़तरा है और इस तरह के हालात हो सकते हैं, लेकिन शायद उस तरह के इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आए, या इंटेलिजेंस में कोई कमी, या जिस तरह 4 चेक पॉइंट्स, और फिर ये पेशावर की पुलिस लाइन्स है, तो ये तो यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उसामा। लकी मरवत वाले वाक़े से हमने क्या सबक सीखा? उस वक्त जब पेशावर में चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा था, जिस तरह आपने मुराद सईद का नाम लिया, दीगर सियासी रहनुमा बार बार ये कह रहे थे कि इस वक्त दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, उनका निशाना है, अमन पर वार होगा, संभल जाएं, देख लें। हमने नहीं सीखा। नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा, जिस पर बारहा ये बात की गई कि नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरह अमल नहीं हुआ। अगर नेशनल एक्शन प्लान को संजीदगी तमाम सियासतदान लेते, मैं तमाम की बात करूंगी, तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर बैठती, बात करती, उस पर अमल होता, तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। पता नहीं हमें ऐसे कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हमें फिर कुछ देखना पड़े। लेकिन उसामा, आपको याद होगा जब APS सानिहा हुआ था, उसके बाद तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी थी, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान बना था, हमने देखा था कि ये सब कुछ रुक गया था, थम गया था। अभी आपने बात की कि 4 चेक पॉइंट से वो कैसे गुजरा, ये पुलिस लाइन्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। फिर आप ये देखिए कि जो हमने बात की वहाँ पर नुमाइंदगान से, वो ये बता रहे हैं कि 3 रास्ते थे। अगर 3 रास्ते थे भी तो एक शख्स जिसके जिस्म पर 5 से 6 किलो बारूदी मवाद बंधा हुआ है, वो दाखिल हो गया।
पहली सफ में खड़ा हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, वो फट गया और इतने नमाजी 33 नमाजी शहीद हो गए, किसी को कुछ मालूम ही नहीं हो सका। ये ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस एहलकार नमाज अदा करते हैं, और वहां पर जब ऐसा वाकया हो रहा है उसामा, तो सोचिए कि पेशावर, उससे मुल्का जो दीगर इलाके हैं, जो दीगर शहर हैं, वहां पर क्या कुछ होने की प्लानिंग हो रही होगी। हम कब इकट्ठे होंगे, कब हम बैठकर बात करेंगे, कब हम संजीदा होंगे। बिल्कुल सही। और ये हम देख रहे हैं कि लहर जिस तरह अक्सर देखते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पर होती है, वहाँ पर दहशतगर्दी, और ये आगे अब पूरा हम इलाका देख रहे हैं, पेशावर तक आ गए हैं, तो ये खुदा न खास्ता आगे बढ़ रहे हैं। सिद्दीक जान, ये एक तो चले हम ये बात करते हैं जी सिक्योरिटी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इन तक जंग लेकर जानी होगी, इन दरिंदों के खात्मे के लिए। इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन आप समझते हैं, कोई दोबारा से कोई ऑपरेशन करना होगा जिस तरह हमने माजी में देखे? नहीं, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और हैं। इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। सबसे पहले इमरान खान का रास्ता रोकना होगा, और आपने सुन लिया वज़ीर दाखिला जो इन सारे मामलात में बहुत रेलिवेंट है, दहशतगर्दी के वाक़यात में, पाकिस्तान में जो भी सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें, वो ये कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान एक फितना है और उसको सर से कुचलना होगा। तो सबसे बड़ा मसला हमारा इमरान खान है, और इमरान खान के बाद हमारा मसला इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो हैं। फवाद चौधरी को हमने गिरफ्तार किया, फवाद चौधरी के मुंह पे हम कपड़ा डाल के लाए, पहले सफ़ेद कपड़ा, फिर ब्लैक कपड़ा, स्याह कपड़ा, फिर उसको हथकड़ियाँ लगाई, उसको टॉर्चर किया। अब हम शेख रशीद को गिरफ्तार करेंगे, मुने सलाई को सबक सिखाने के लिए हम उसके जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर FIR कर रहे हैं, फरूख हबीब के ऊपर FIR किया है। ये ज़्यादा बड़े मसले हैं पाकिस्तान की। दहशतगर्दी पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो दहशतगर्दी है उसमें जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें आम इंसान जो है उनकी जाने जाती हैं, आम पाकिस्तानियों की जाने जाती है। ये जो इमरान खान है ये हमारे निज़ाम को ललकार रहे हैं, हमारे निज़ाम को ललकार रहे हैं, हमारी अशराफियों को ललकार रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे हुक्मरान जो मैटर करते हैं उनको ललकार रहे हैं, उनकी करप्शन और लूटमार को ललकार रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट है इमरान खान, दहशतगर्द इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। मुझे बताएं कि खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अपनी भतीजी के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मसरूफ़ थे। मुझे बताएं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें डॉलर जो है वो 45 रुपए बढ़ जाए 3 दिनों में, उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बैठ के अपनी भतीजी के इस्तकबाल की तैयारियों के मामला देख रहा है। आप मुझे फिर बताएं। और एक और चीज़ बताएं उसामा गाज़ी साहब, क्या ये हुकूमत बता सकती है कि पिछले 10 माह में दहशतगर्दी के हवाले से कितने इजलास हुए, कितनी काबीना मीटिंग्स में दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई, कितनी दहशतगर्दी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कितने दहशतगर्दी के ऊपर इक़दामात हुए? बाकी तो हमें नजर आया ना कि हमें नजर आया मरीम नवाज साहबा बरी हो गई, कैप्टन सफदर बरी हो गए, हुए नहीं, करवाए गए। जो इसहाक डार साहब को वापस लाया गया, सलमान शहबाज को वापस लाया गया, शहबाज शरीफ के दामाद को वापस लाया गया, शहबाज शरीफ साहब को बरी करवाया गया, हमजा शहबाज को बरी करवाया गया। तो ये चीज़ें तो हमें नजर आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात कहाँ पे हैं भाई? इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला ये दहशतगर्द है जो इंसानी जानें ले रहे हैं। ये इमरान खान है जो तनकीद कर रहा है, वो इमरान खान जो इस निज़ाम को ललकार रहा है वो ज़्यादा थ्रेट है, ये जो लोगों के गले काट रहे हैं वो ज़्यादा थ्रेट है। जब तक हमारी रियासत की तरजीहात ठीक नहीं होंगी तब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो करप्शन लूटमार को ख़त्म करने पर, वो जो केसेस हैं उनको ख़त्म करने पर और इमरान खान का रास्ता रोकने पर है। तो फिर यही होगा, ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे। अब ये सारे जो आपने पॉइंट्स गिनवाए हैं सिद्दीक जान, ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब खबरें हैं, ये सब हकीकतें हैं। और इसमें सुमैया मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि हम देखते हैं ऑडियो वीडियोस, अभी भी ऑडियोज़ आ जाती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई आम आदमी, या हम समझते हैं पुलिस के पास भी इख्तियार नहीं है, हम सबको पता है कि पुलिस भी ये नहीं कर सकती कि जनाब वो कभी हम देखते हैं परवेज़ इलाही साहब कुछ कह रहे हैं फवाद चौधरी के हवाले से या फलां को बात कर रहे हैं, दीगर ये ऑडियोज़ अब आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी तवज्जो तो है कि हुकूमत की तरफ से कि जी और जो अपोजिशन है या कोई है तो इनका ख्याल रखो, कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो फोकस तो जाहिर है फिर उस तरफ नहीं है जहाँ होना चाहिए। आज अगर शहबाज शरीफ साहब पहुँच रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहाँ पर गए हैं, तो अब तो हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अब इतने बड़े साने के बाद, इतने खौफनाक वाक़े के बाद कि जिन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो पुलिस एहलकार जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त हैं और पहले बड़ी कुर्बानी दी है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, पुलिस ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, दीगर हमारे इदारों ने, तो अब वहाँ तक ये पहुँच रहे हैं। तो अब तो अब बैठ जाए, अब चले, देर हो गई लेकिन अब भी वक्त है। या आपको लगता है कि अब भी सियासत आड़े आएगी, अब भी ये फोकस होगा कि अच्छा फवाद चौधरी को अब जनाब जिस तरह से ज़मानत ना कहीं मिल जाए, अगर ज़मानत मिलती है कैसे केस चलाना है। अभी आज़म स्वाति का केस चल रहा है, शहबाज गिल के भी केसेस तो उनके चल रहे हैं, इमरान खान के भी, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, अब उन्होंने बयान दे दिया है कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो उसामा, और मैं इत्तेफाक करती हूँ सिद्दीक जान की बात से। जब फोकस आपका ये हो
कि किसको कब गिरफ्तार करवाना है, आजम सबाती को कहाँ कहाँ फिराना है, पूरे मुल्क का चक्कर लगाना है, कौन कौन सी जेलों में उनको पहुँचाना है, फवाद चौधरी को किस तरह से गिरफ्तार करवाना है, कौन कौन से मुकदमात, कौन कौन सी दफात उसमें लगवानी है, इमरान खान को गिरफ्तार कैसे कराना है, मुल्क की जो महंगाई है, मुल्क में दहशत गर्दी है, ये तो आपका फोकस है ही नहीं, असल है ही नहीं ना। हुकूमत का असल मौज़ूआत, उस हुकूमत की असल फोकस जो है वो इन बातों पर है कि कैसे अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको गिरफ्तार कराना है, कौन कौन से मुकदमात उन पर दर्ज करवाने हैं, कब कब कहाँ कहाँ किस किस जेल में किसको रखना है, किसका कितना रिमांड दिलवाना है। जब हमारा फोकस ये हो, हमारा फोकस इंसानी जाने ना हो, हमारा फोकस मुल्क में अमन कायम करना ना हो, हमारा फोकस आवाम को रिलीफ देना ना हो, महंगाई कम करना ना हो, तो फिर हम ऐसी ही सूरत हाल देखते हैं। और सिद्दीक, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी ऐसे मीटिंग्स बुलाई वजीर आजम ने जिसमें कोई ब्रीफिंग ली गई हो। लकी मरवत में जब इतना बड़ा वाकया हुआ तो क्या वजीर आजम ने कोई मीटिंग बुलाई, वजीर दिफा ने कोई मीटिंग बुलाई, वजीर दाखिला ने कोई मीटिंग बुलाई, पूछा गया कैसे हुआ, क्या सिक्योरिटी कोलैप्स हैं, क्या हमारे पास कुछ कमी है, क्या मसाइल हैं। आज मैंने सुना है और ख़बर हमने दी है नाज़रीन को, आज वज़ीर आज़म पेशावर में हैं और वहाँ पर अमन व अमान की वजह से एक सदारत कर रहे हैं वो इजलास की। लेकिन इससे पहले क्या आपके पास कोई खबर आई थी कि कोई मीटिंग्स हुई थी, कोई ब्रीफिंग ली गई थी? नहीं, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, उसामा गाजी साहब भी इस पे बात करें ज़रूर, और सुमैया आप भी, कि मुझे ये बताएं कि जब ये इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है और उसके बाद ज़ख्मियों को और शोदा को हॉस्पिटल लाया जाता है और ज़ख्मियों का इलाज जारी होता है, तो क्या उस वक्त ये SOPs में होना चाहिए कि ये SOPs के खिलाफ नहीं है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ज़ख्मियों की इयादत करने ताकि पूरा हॉस्पिटल सील हो जाए, पूरे हॉस्पिटल में लवाकिन को निकाल दिया जाए, कोई मेडिसिन लेने गया है, कोई ब्लड का इंतजाम कर रहा है, पूरा अस्पताल खाली करवा लिया जाए। मतलब कब हम इन शोबाजियों से बाहर आएंगे, कब हम इन अदाकारियों से बाहर आएंगे, कब हम इन शो मेंटियों से बाहर आएंगे? शहबाज शरीफ साहब, आप वहीं तक रहें, वो जो बारिश के पानी में आप लंबे लंबे बूट पहन के पहुंच जाते हैं वहीं तक रहें। ये दहशतगर्दी के वाक़े के बाद अस्पताल में नहीं जाना चाहिए। आप वहां पे गए, आप कई घंटे के लिए वहां पे पुलिस और इंतजामिया साहब बहादुर के प्रोटोकॉल में लगी रहेगी। तो दूसरी बात यह है कि जैसे उसामा गाजी साहब कह रहे थे कि अली अमीन गुंडापुर की तो आप कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप दहशतगर्दों की कॉल्स क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? आपको घड़ियों का तो पता है कि कौन सी घड़ी किधर गई, कैसे गई, आपको खुद की जैकेट का नहीं पता चलता। आपको 5 किलो 7 किलो का जो मवाद है, जो बारूदी मवाद, वो आपसे नहीं पकड़ा जाता, घड़ियां आपको पकड़ी जाती हैं कि घड़ी कौन सी कहां जा रही है, कहां बेची जा रही है, रसीदें तक आपको पता है, लेकिन इतना बड़ा दहशतगर्द जो है वो आपको नहीं पता। और वही बात जो मैं अर्ज कर रहा था, अब सारा फोकस उसके ऊपर है, शेख रशीद पे। जिस तरह की भाई ये जो आपने छापा लाल हवेली पे मारा है, इसी तरह के छापे दहशतगर्दों पे मारे हैं। इस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान का बड़ा मसला है, जो तनकीद करने वाले हैं वो ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बात है कि अब इस वक्त जो है वो रियासत के लिए मसला इमरान खान है, तो सारी तो बनाई इमरान खान। अब जाहिर है कि अगर IG इस्लामाबाद के अहकाम दिए जा रहे हैं कि जनाब इसको दबाना है, तो IG इस्लामाबाद का भी होगा, बजाय इसके कि जनाब कोई अमनो मान पर हो कि आज किसकी पेशी है, किधर है। जिस तरह आपने बताया अगर रावलपिंडी में जनाब शेख रशीद का है, लेकिन जो आपने फोकस की बात की है, आप दोनों के हवाले, दोनों के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम दहशतगर्दी का मामला देख रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है। अगरचे इसहाक डार साहब का मैं देख रहा था कि उन्होंने बादशाह खान कन्वेंशन के हवाले से खिताब किया इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि जी वाहिद हल जो है ना ये मुज़ाकरात हैं, वो भी कह रहे हैं बातचीत है। लेकिन मईशत का हल क्या दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम क्या बता रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, किस तरह की फूकें उनको चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए ज़रा। सिद्दीक जान, आपने सुना, मेरे पास तो सवाल ही नहीं है इन सब चीज़ों और बयानात के बाद। देखें, ये हैं आपके वज़ीर आज़म जो एक तरफ कह रहे हैं कि फूकों से ये मुश्त चलेगी और फूकों की वजह से इसहाक डार साहब वापस आए हैं। नहीं शहबाज शरीफ साहब, ये ऑडियो मरियम नवाज की पूरी कौम सुन चुकी है कि शहबाज शरीफ, ये इसहाक डार है, वो फूकों से नहीं आए, वो मिन्नतों और तरलों से आए हैं, और कौन लाया है वो पूरी कौम सुन चुकी है वो ऑडियो। दूसरी बात यह है कि आपके वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे, तो भाई आप फिर क्या कर रहे हैं? आप लंदन से किस लिए आए हैं अगर अल्लाह ने इस मुश्त को चलाना है? और तीसरा, आप वज़ीर आज़म साहब को आपने सुना जो कहते हैं कि कौम झोलियाँ उठा के दुआ करे कि बस डॉलर जो है वो नीचे आ जाए। भाई अगर दुआओं से ही काम चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप जाएं यहाँ किसी दरवेश को बिठाएं इस सीट के ऊपर, किसी अल्लाह वाले को बिठाएं, किसी कोई नेक बंदे को बिठाएं। तो अगर इसी तरह से ही मुल्क चली, ये है 23 करोड़ के मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के बयानात और उनकी संजीदगी। अब आप देखें, इन्होंने जो 3 दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, 550 करोड़ आवाम के जेबों से इन्होंने इजाफी निकलवाए हैं, 550 करोड़। अभी स्क्रीन पे फिगर्स भी चलेंगे, एक एक फिगर अगर आप देखें, ये हमारे MP सोमरो साहब हैं, उन्होंने ये रिसर्च बेस्ड स्टोरी बनाई है और ये सारी आपके सामने है
कि 31 जनवरी रात 12 बजे तक जो आपको पेट्रोल मिलना था, जो पहले खरीदा गया है, वो महंगा करके 550 करोड़ आवाम की जेबों से निकलवाया गया। 5.5 अरब रुपए 3 दिनों में। और ये 5.5 अरब कहाँ गया है? ये माफियाज की जेब में गया है। जो आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत की इतनी इस वक्त कमजोर है ये हुकूमत कि अपनी रेट बनवाने की बजाय, और फिर आप गलत बयानी और झूठ देखें, मुसलसल कतारें लगी हुई थी पेट्रोल पंपों पर और ये कह रहे थे कि नहीं जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, पेट्रोल बिल्कुल महंगा नहीं हो रहा। हालांकि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता था कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके IMF के सामने, क्योंकि आपने पिछले 10 माह मुईशत के ऊपर कोई काम नहीं किया। ना आपने 10 माह दहशतगर्दी के ऊपर काम किया, ना आपने 10 माह मुल्क के ऊपर काम किया। आप अपनी करप्शन, लूटमार, नैब केसेस, इन चीजों में लगे रहे। आप इमरान खान के खिलाफ नंगी ऑडियोज और वीडियोज बना के और वो जारी करने में लगे रहे। आप 10 माह इमरान खान के खिलाफ मीडिया को इस्तेमाल करने में लगे रहे। आप जो है वो मीडिया को कुछ को पैसे देकर, कुछ का बाजू मरोड़ कर आप नून लीग के हक में इस्तेमाल करने पर लगे रहे। और आपने ये किया मुल्क के साथ कि 5.5 अरब रुपए 550 करोड़ आवाम की जेबों से निकल गया है और महंगाई का तूफान जो है वो अलग आएगा। तो ये सूरत हाल है उसामा गाजी साहब के माफियाज के साथ ये हुकूमत मिली हुई है। ये हुकूमत बेबस है, ये हुकूमत कमजोर है, क्योंकि ये आवाम के मैंडेट से नहीं आई। इनको जिस तरह से लाया गया वो पूरी कौम जानती है। तो ये जनाब फिगर्स हैं, ये सिर्फ एक स्टोरी है कि 550 करोड़ आवाम की जेबों से निकले 3 दिन में। बाकी जो आगे निकलेगा वो तो आप छोड़ देना, जो कौम के साथ होने जा रहा है, जितनी महंगाई आने जा रही है, जो होने जा रहा है। ये सिर्फ एक चीज थी जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया इसाक डार साहब ने। और इसाक डार साहब जो हैं ये वही इसाक डार साहब हैं जो कहते थे कि IMF को मैं लिटा दूंगा, ये ऐसे बात करते थे ये जैसे ये IMF वालों को भी आजम सवाती और शहबाज गिल की तरह नंगा करके करंट लगाएंगे। ये IMF वालों को भी फवाद चौधरी की तरह गिरफ्तार करके उसके मुंह पे कपड़ा डालेंगे। ये समझते थे कि ये IMF वालों को उसी तरह गोली मरवाएंगे जैसे उन्होंने इमरान खान को मरवाई है। तो ये हालात हों जिस मुल्क में संजीदगी के, और फिर हमें कहा जा रहा है दुआ करें जी डॉलर नीचे आ जाए, अल्लाह के जिम्मे जी तरक्की। तो फिर हो गया फिर काम, ये आपके सामने सूरत हाल। और देखें कि हमारा तो ईमान है कि तकदीर पर अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, मगर अल्लाह का ही हुक्म है। अब उसकी हुक्मदुली करेंगे तो हम किस तरह कहेंगे जी कोई खैर हो जाएगी। नीयत अच्छी रखना, मेहनत करना, इखलास, कोई आप खुद से कोई तदबीर कुछ तो करें। अब हम सब घर में बैठ जाएं हाथ पर हाथ रख के और कहें कि जी अल्लाह ताला हमें रिस्क दे देंगे, तो अल्लाह ताला की मंशा ये तो नहीं है। अल्लाह ताला तो उल्टा अजाब आएगा कि तुम इस तरह से कर रहे हो कि जनाब घरों में बैठे हो। कोशिश करके और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ की जाए। ये तो एक इन्होंने मजाक बना लिया है। अच्छा सुनिए, देखें अब सब इस वक्त मीम्स बन रही हैं कि जी इसाक डार ने कहा था 200 से नीचे जाएगा जनाब डॉलर, और बेशुमार उनके इंटरव्यूज हैं। अच्छा पेट्रोल का आपने सुन ही लिया कि नींद नहीं आती शहबाज शरीफ साहब को, तो इसका मतलब है वो बेचारे तो जब से आए हैं फिर सो ही नहीं सके होंगे, क्योंकि हर रोज एक नया अजाब है इस कौम के लिए। तो अच्छा ये ज़रा मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, अरकान पार्लियामेंटेरियन हैं, ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, ये अशराफी हैं, ज़रा इनका पेट्रोल बंद करें, इनके अलाउंसेस वापस लें, अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएंगे ना, फिर इनको लग समझ आएगी कि एक आम आदमी जो एक बाइक रखता है, जब वो अपनी बाइक में पेट्रोल अपनी जेब से डलवा सकता है तो आप क्यों नहीं डलवा सकते। पहला सवाल ये है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहती हूँ, अपनी आवाम से करना चाहती हूँ, इन्होंने बिजली बंद करके देखी उसामा, आवाम बाहर नहीं निकली। इन्होंने गैस बंद करके देखी, आवाम बाहर नहीं निकली। इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, इन्होंने बिजली महंगी की, इन्होंने आटा गायब किया, आटे का बहरान पैदा हो गया, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, दालें महंगी हो गई, अजनास गायब हो गई, आवाम बाहर नहीं निकली। तो थोड़ी बहुत आवाम बाहर निकली, उसको डंडे के जोर पे वापस घर में बिठा दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि इनकलाब आएगा, इनकलाब ऐसे नहीं आता कि 4 लोग टायर जलाकर एहतजाज करें। इनकलाब सबके निकलने से आता है। अगर आप इफेक्ट नहीं हो रहे, इट मीन्स कि आपको महंगाई इफेक्ट नहीं कर रही। और हुकूमत को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि हम अगर 300 भी कर देंगे ना, 400 भी कर देंगे ना, आज डॉलर 400 पे भी होगा और अगर पेट्रोल 400 पे भी होगा, तब भी आवाम पेट्रोल डलवाएगी। क्यों डलवाएगी? हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी खबर मैं आपको देना चाहती थी कि आज की खबर है अखबार में, अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ है, गैस की कीमतें सस्ती हुई हैं, कम हुई हैं, उन्होंने ईरान से मुआहिदा कर लिया है। लेकिन हमारा फोकस तो कुछ और है। अगर आज इनका पेट्रोल बंद कर देंगे ना, इनकी चीखें निकल आएंगी उसामा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ना कि इतना 40 साल जंग, अफगानिस्तान जंग से गुजरा और आज उनकी करेंसी हमारी करेंसी से कहीं बेहतर हो गई है। और लेकिन एक चीज़ है, आप और सिद्दीक जान, जिस तरह सिद्दीक जान भी कहते हैं कि जी हमें एहतजाज उस तरह से नहीं करते। मुझे तो लगता है बेचारों लोगों में खौफ इतना डाल दिया गया 25 मई के बाद कि भाई वकील की फ़ीस कहाँ से दोगे, देखो हम क्या कर रहे हैं फवाद चौधरी के साथ। तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन इसका नुकसान फिर हुकूमत को ही नहीं, रियासत को भी होता है। ब्रेक लेते हैं जी, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
चला। अब पता चला। हुकूमत एक काम भरपूर तरीके से इस वक्त कर रही है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए, इलेक्शन मुल्क में ना हो सकें। कोई भी मामला है, अमन अमान हो, मईशत हो, हर चीज़ को बहाना बनाया जा रहा है कि, और ये बातें पहले तो बंद कमरों में हो रही थी, अब जितने भी वज़रा हों, हुकूमत के PDM के जितने भी लोग हों, वो अब ये खुलेआम करते हैं कि जी ऐसे होगा, हाँ जी इलेक्शन आगे जा सकते हैं, आइन में इसकी गुंजाइश है, बिल्कुल हालात देख कर। लेकिन हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ एक पटिशन ले गई है और वहाँ से जो रिमार्क सामने आ रहे हैं वो बड़े मानी खेज हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं, आइन में बड़ा वाज़े दर्ज है। सिद्दीक जान, ये लग रहा है कि अब PDM मुश्किल में नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो विफाक के वकील हैं उनकी भी सरजनिश हुई है कि तैयारी करके नहीं आए, क्योंकि मेरा ख्याल है उनकी तैयारी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की नहीं है, इसके अलावा सारी तैयारी है। देखो उसामा गाजी साहब, अभी तो ये रिमार्क्स हैं और रिमार्क्स के ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद कोर्ट को कवर करता हूँ। जब सेशन जज के सामने फवाद चौधरी पेश हुए और सैटरडे को, और डॉक्टर बाबर रहमान ने जो दलाइल दिए, उसके बाद कमरा अदालत में खड़ा हुआ एक शख्स भी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि फवाद चौधरी को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा और उनका दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। लेकिन जब फैसला आया तो फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद थी, पुलिस की दरख्वास्त एक्सेप्टेड थी, और वो फवाद चौधरी को बावजूद इसके कि बार बार फैसल चौधरी कह रहे थे कि उनको अगर आप भेजेंगे तो उनके ऊपर तशद्दुद होगा, टॉर्चर होगा, उसके बावजूद सेशन जज साहब ने उनको भेज दिया और कहा कि जनाब इनका दोबारा जिस्मानी रिमांड दें। लिहाजा रिमार्क्स पर मैं नहीं जाऊँगा। बाकी जहाँ तक बात है 90 दिन में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से कल शाहिद नवासी साहब ने ये बात कही है नादिया मिर्ज़ा साहबा के प्रोग्राम में डॉन TV पर कि अगर 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाया गया तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा। और उन्होंने कहा कि मलिक अहमद खान जो बात कर रहे हैं वो गलत है, मैं उससे इतफाक नहीं करता कि 90 दिन से आगे मामला जा सकता है। बाकी इस वक्त तक सूरत हाल यही है कि ये किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और देखें उसामा गाजी साहब, बात ऐसी है जो इतनी सेंसिटिव है, जो शायद हम कभी भी ना कहें, लेकिन मसला ये है जब PDM का सहाफ़ी विंग जो है वो ये काम करता है तो फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। आज जब पेशावर में धमाका हुआ तो PDM का जो सहाफ़ी विंग है, साथ ही उनके ट्वीट्स आने शुरू हो गए धमाके के फ़ौरन बाद। अभी वहाँ से शोहदा को और जख्मियों को निकाला नहीं गया था कि ट्वीट्स आने शुरू हो गई कि जनाब अब इलेक्शन नहीं होगा। और ये बात पहले PDM कह रही थी क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकता, और साथ ही आज धमाका हो गया। आज एन उस वक्त जब लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन की तारीख के हवाले से केस सुन रही थी, उसी वक्त धमाका हो गया। और साथ ही जब PDM का सहाफ़ी विंग ये ट्वीट्स करेगा तो फिर शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ये याद रखें कि जब इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ तो हुकूमत ने उसको अपने हक में इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक खुद कुछ धमाका हो चुका है, बाकी धमाके होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपने बलदियाती इलेक्शन कराए तो फौज, रेंजर्स, पुलिस मिलके भी नहीं इलेक्शन करवा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे धमाके होंगे। एक तरफ आप जो है वो इंटरनेशनल जो लेवल पर सरमायाकारों को कहते हैं कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, हम एक पुरअमन मुल्क हैं। दूसरी तरफ आप इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर सेक्रेटरी दाखिला कहता है कि पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि 27 किलोमीटर का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, धमाके हो जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। और फिर आप इमरान खान की नफरत में पाकिस्तान के खिलाफ यूँ चल पड़े हैं कि जब इमरान खान ने पिंडी में जलसा करना था 26 नवंबर को, तो इन्होंने एक थ्रेट लेटर जारी किया और उसमें लिख दिया कि इमरान खान पर दाइश हमला कर सकती है। हम तो पूरी दुनिया को बताते हैं कि दाइश का वजूद नहीं है पाकिस्तान में, आप सिर्फ इमरान खान को डराने के लिए लिख के और वजारत दाखिला कह रही है कि दाइश हमला कर सकती है। तो इस वक्त ये अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और पाकिस्तान के आवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। क्या कहा जा सकता है? इलेक्शन बहरहाल अगर ये तय कर चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, अदालतें कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब मसला ये है कि ये अजीब सी बात नहीं है, ये क्या क़यामत तक इलेक्शंस नहीं होंगे उसामा? आपको लगता है कि ये कब तक इलेक्शंस को टालते रहेंगे? कभी सैलाब, कभी दहशतगर्दी, कभी कोई और बहाना, कभी कोई और मामला। ये जो मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी है, आपको लगता है कि ये क़यामत तक इलेक्शंस नहीं होने देंगे? मुझे लगता है कि सिर्फ ये कोशिश ज़रूर की जाएगी सुमैया, लेकिन हो नहीं सकता। आप देखें ना, एतजाज़ एहसन साहब जैसे सीनियर आइनी और कानूनी माहिर, वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत इलेक्शन होने हैं, बल्कि 90 दिन के अंदर निगरान सेटअप खत्म। 90 दिन के बाद निगरान सेटअप की गुंजाइश ही नहीं है, खुद ब खुद ये सिस्टम खत्म हो जाएगा 90 दिन में निगरान सेटअप का। इसको आप आगे ले जा ही नहीं सकते, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब जिस तरह जो बहाने हैं, कहीं जी ये हालात है वो हालात है, फिर आइन को बंद कर दें, इसको ख़त्म ही कर दें। फिर कोई जिस तरह मर्जी, जिसकी मर्जी आए, जहाँ जिसका जोर चलता है वो उस तरह मुल्क चला ले। इस तरह तो नहीं हो सकता। और ये चीज़ इमरान खान साहब के सामने रखी गई थी, उस वक्त भी बड़ी मुशावरत हुई थी और फवाद चौधरी साहब ने ये बात बताई खुद ये गिरफ्तारी से पहले
कि असल में इनका प्लान था, नहीं पीडीएम ने प्लान बनाया हुआ था कि 3 महीने तक हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, फिर चौथे महीने में जाकर हम कहेंगे कि जनाब 1 साल के लिए एमरजेंसी हम लगा रहे हैं। लेकिन कौमी असम्बली में तो कहते हैं कि चलें फिर भी गुंजाइश है कि आइन में आके जी 1 साल के लिए इलेक्शन डिले की जा सकते हैं, अगर आप कोई इस तरह के कोई बहाना बना लें, कुछ कर लें, जिसकी कोई गुंजाइश अभी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी चले। लेकिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन आप किसी सूरत आइन में कोई जगह है ही नहीं गुंजाइश, 90 दिन के अंदर हर सूरत आपने इलेक्शन करवाने ही है सूबाई असम्बलियों के। अब वहां से फरार नहीं हो सकता। अगर ये करेंगे, अगर जो कि मुझे नहीं नजर आता हो सकेगा, वकला बरादरी है, अवाम है, दीगर लोग, सारी इंटेलिजेंसिया इनके खिलाफ हो जाएगी, दानिश्वर, और फिर इनके लिए मसला इसलिए है कि अवाम की हिमायत इनके साथ नहीं होगी। तो ये डिक्टेटरशिप का दौर और होता है। यहाँ पर ये जो आप देखें ना चूचों को मुरब्बा, ये इतना अरसा इसको खींच नहीं सकेगा, और जितना अरसा खींचेंगे ये और ज़्यादा अनपॉपुलर होते चले जाएंगे। इनके लिए ये भी मसला आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये कि नजरिया ज़रूरत अगर ये कहेंगे तो इनकी सारी सियासत भी दफन हो जाएगी। जिस तरह आप देखें ना, अब वो फिर बादशाह साहब बुरे बन रहे हैं। आज जब इन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, उसके बाद फिर उनको बुरा भला कहा, फिर ये रजीम चेंज हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी उनको ना तंग करें, वो तो अब रिटायर हो गए, अब दोबारा फिर वो बुरे बनने जा रहे हैं। तो ये खेल चले एक बंदे के साथ आप कर सकते हैं, आइन के साथ नहीं कर सकते कि आप फिर सारी उम्र आपके लिए होगा हमेशा के लिए कि जी आपने नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल करते हुए कहा था कि जी हम ये इलेक्शन आगे ले जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुझे अब भी उम्मीद है, अगरचे सदीक जान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि रिमार्क्स ज़ाहिर है बिल्कुल वो एक अलग चीज़ होते हैं, फैसला असल चीज़ है, लेकिन एक सुपीरियर जुडिशरी की एक सोच ज़रूर नज़र आती है कि बार बार कह रहे हैं जी 90 दिन से आगे तो गुंजाइश कोई नहीं है, किस तरह करवाने, हम जमहूरियत के साथ हैं। तो फिर होता ही है कि उसके बाद फैसला कुछ और आ जाए तो फिर सवाल तो बनेंगे। तो मुझे लगता है ये है कि ये सब एक ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। कोशिश ये करेंगे, जिस अभी तक देखे ना दोनों गवर्नर्स ने कोई तारीख ही नहीं दी, ऐसा कब हुआ है, तारीख में कभी नहीं हुआ। आपने बताना है, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके हवाले से इंतजाम करने हैं, इलेक्शन कमीशन तो डर के मारे फिर भी लिख रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये 90 दिन से आगे सूबाई इलेक्शन कम से कम ये इतनी आसानी से जा सकेंगे। अगर वो 4-5 दिन जितने दिन भी आगे ले जाएंगे, मजीद क्यास होगा, मजीद मुश्किलात होंगी, ना सिर्फ इस हुकूमत के लिए, पीडीएम के लिए, सियासी तौर पर पूरे मुल्क के लिए। और मुझे लगता है कि ये फिर इसको एकदम यानी कहीं ना कहीं से एक ऐसा आ जाएगा मामला कि फिर ये ऐसा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। पहले ही मुल्क में इतने ज़्यादा है, और आईनी ऐसे एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिस पर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी होगी। अभी हम जिस तरह सदीक बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो किसी भी मुल्क में, वहाँ पर अभी बरतानिया की मिसाल आप देख लें, महीनों बाद वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन लोगों को पता है कि जी इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, जो इनका आइन है उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे अगर ये करेंगे तो फिर क्या पता किस वक्त क्या हो जाए, कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी मीशत, कौन सी जनाब दूरअंदेशी या कौन सा निज़ाम, फिर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सिद्दीक के पास असल खबर होगी। सिद्दीक, आपके पास खबर क्या है कि ये जो मुशावरतें होती हैं पीडीएम जमातों में, जो उनकी कोशिशें हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, इवन जनरल इलेक्शंस भी ना हो इस साल, क्या खिचड़ी क्या पक रही है? इन मीटिंग्स में क्या तय हो रहा है? देखें, शबर जैदी साहब ने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप सरेंडर करने जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा उन्होंने कहा बात मैं प्रोग्राम में कर नहीं सकता। तो मैं भी आपके सवाल का जवाब यही दूंगा कि इलेक्शन किसी का मूड नहीं है, और किस का मूड नहीं है, और वो क्या क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा आपको या अपने देखने वालों को कि जो भी देखना चाहता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो गवर्नर केपीके का बयान उठा के देख लें। परसों जो उन्होंने हफ्ते वाले दिन एक तारीखी उन्होंने बयान दिया है, और दिलचस्प बात यह है कि ये गवर्नर केपीके जो कि मौलाना साहब के बड़े करीबी हैं, पहली बार हमने देखा है पिछले 10 माह में कि मौलाना फजल रहमान और पीडीएम के मुतलका किसी शख्सियत के बयान को रुकवाने के लिए जो है वो चैनल्स को कहा गया कि ये इनका बयान नहीं चलाना, वरना तो पाबंदी इमरान खान पे है, इमरान खान के लोगों पर है, तहरीक इंसाफ पर है कि इनकी बात नहीं दिखानी और इनको ज़्यादा नहीं दिखाना। पहली मरतबा गवर्नर केपीके के हवाले से कहा गया कि इनका बयान टीवी चैनल्स पर नहीं चलेगा। तो पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है, क्योंकि मैं तो उस दिन अदालत में था, लेकिन ये ज़रूर है कि वो मैंने जब निकल के देखा तो हर तरफ धूम मची हुई थी कि उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त बयान दिया है, बड़ी को उन्होंने सच्ची बात उनके मुंह से निकल गई है। अब ये नहीं पता कि उनकी बात मुंह से क्या निकली थी, क्योंकि फिर वो टीवी चैनल्स पे चला नहीं है और सोशल मीडिया पे मैं देख नहीं सका। लेकिन कहा यह जाता है कि उनका बयान जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था, जो गवर्नर केपीके ने इलेक्शन के हवाले से बयान दिया था। और इसमें देखें एक बड़ी अजीब बात यह है कि हर चीज़ को ऐसे जैसे बहाना बनाया जा रहा है। जिस बयान का हवाला दे रहे हैं, ज़ाहिर है आप भी तमाम दिन खबरें लोगों तक पहुंचा रही होती हैं, हम भी देख रहे होते हैं सब, तो उसमें उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया सब कुछ कि जी उन्होंने फैसला करना है।
तो अब देखिए ना, हैरान कुन बात है कि हर चीज़ को बहाना बनाना। इस्लामाबाद में वाक़या होता है तो वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन रहे, अब इस पर भी आप देखें कि कितनी दुख और अफसोस की बात है कि जी खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो रहा है, मईशत में पेट्रोल ऊपर जा रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो बहाना बनाएगा जी इलेक्शन किसी तरह से नहीं हो सकते। अच्छा, चूँकि ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब को एक दफ़ा फिर जनाब उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। अब ये क्या फ़ाइनल है, क्योंकि इसके बाद उनके लिए ज़मानत का रास्ता खुलता है, या दोबारा हम देखेंगे जो हमने पहले देखा, ये दुनिया में कम ही हुआ होगा, शहबाज गिल के साथ भी हुआ था कि दोबारा जिस्मानी रिमांड की तरफ चलेगा एक दफ़ा जुडिशल करके, तो इसकी कोई गुंजाइश है? सदीक जान से इस बारे में बात करेंगे। सुमिया भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। फवाद चौधरी साहब को जेल भिजवाया गया है जुडिशल रिमांड पर, यानी अब वो पुलिस की तहवील में नहीं है, उनसे उस तरह तफ्तीश नहीं हो सकती। इससे पहले भी ये हुआ था, लेकिन फिर दोबारा जनाब जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया था। सदीक जान, ये अनोखे केस बनते चले जा रहे हैं और उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि टॉर्चर के बड़े तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज़म स्वाति या शहबाज गिल के साथ जिस तरह टॉर्चर हुआ हो, फवाद चौधरी साहब के साथ भी टॉर्चर हुआ है ना। वो सोच सकें, सारा दिन उनको घुमाते रहो, कभी इधर कभी उधर, काला कपड़ा डाल दो, क्योंकि इंसान ने उस तरह देखा नहीं होता ज़िंदगी में कभी कि जी उनको किधर ले जाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो कोशिश पूरी की गई कि किसी ना किसी तरह उनको टॉर्चर ज़रूर किया जाए, सिर्फ यह है कि ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से। देखें, फवाद चौधरी साहब ने सैटरडे को सेशन जज की अदालत में खड़े होकर उनको कहा था कि जज साहब, अगर जो लोग मेरे मुंह पे कपड़ा डलवा रहे हैं वो ये समझते हैं कि मेरी तस्दीक करके मेरे आसाब को तोड़ डालेंगे, तो ऐसा वो सोचें भी नहीं, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था वो अपने बयान कायम हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ताकतवर लोगों का ये मसला है कि जब उन पर तनकीद की जाती है तो वो उसको रियासत से बगावत तस्वुर करते हैं। और वो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी एक गुफ्तगू की थी और वो अपने बयान पर डट गए थे। आज भी उन्होंने अदालत में आकर बताया कि पिछले 48 घंटों में उनको सड़क पर लेकर और पुलिस फिरती रही, पुलिस एहलकार चेंज होते रहे, लेकिन फवाद चौधरी को जगाया जाता रहा। और जो मकसद नज़र आता है मुझे उसामा गाजी साहब, वो ये था कि फवाद चौधरी की तस्वीरों ने बहुत तकलीफ़ दी है जो PDM है इनको, जो हथकड़ियों के बावजूद, इतने मेंटल टॉर्चर के बावजूद वो जिस तरह से डट कर खड़े हुए थे और उनकी फैमिली जिस तरह से खड़ी हुई थी और दबंग तरीके से वो इस बहादुरी से, जुर्रत से जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। तो 2 दिन उनको सड़कों पर फिराया गया सर्दी में, और फवाद चौधरी ने कहा कि इतने छोटे और बोने लोग हैं जो ये करवा रहे थे कि मेरे साथ साथ पुलिस वाले बेचारों को भी जलील कर रहे थे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने, फवाद साहब ने कहा कि 2 दिन तो बिल्कुल नहीं सोने दिया गया, उससे पहले भी चंद घंटे वो सो सकें जब से पुलिस के वो पास गए हैं। देखें आज अब अच्छा एक इंटरेस्टिंग काम देखें आप, किस पॉइंट पे आपको पता है कि जिस्मानी रिमांड फवाद चौधरी का दिया गया था कि जनाब इनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट क्या है? फोटोग्रामेटिक टेस्ट ये है फोरेंसिक लैब से कि वो जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने FIR कराई है कि मैंने TV पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसमें फवाद चौधरी बातें कर रहा था, तो हमने फोरेंसिक लैब में जाके वो वीडियो दिखा के और फवाद चौधरी को दिखा के फोरेंसिक टेस्ट करवाना है कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है क्या वो यही फवाद चौधरी है। तो इससे ज्यादा आप मजाक क्या उड़वा सकते हैं अपने निज़ाम इंसाफ का? इससे ज्यादा आप कितनी पस्ती और तनज़ली में गिर सकते हैं कि हमने वीडियो दिखा के और फवाद चौधरी को दिखा के और ठप्पा लगवाने के हाँ ये फवाद चौधरी है, हालांकि फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने बयान दिया था, मैं डटा हुआ हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हाँ ये मेरा बयान है, मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैंने ठीक बयान दिया है। और इस बुनियाद के ऊपर उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, दोबारा उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि 2 दिन वो इनको गाड़ी में फिराएंगे, लाहौर लेकर जाएंगे, जगाएंगे और सर्दी में फिराएंगे, जलील करेंगे, ख्वार करेंगे और फिर शायद फवाद चौधरी जब आए तो इसके आसाब टूटे हुए हों और इसकी कोई 1-2 हमें ऐसी तस्वीरें मिल जाएं जो हम बाद में दिखा सकें कि बड़ा बहादुर बनता था, ये देखो इसकी तस्वीर। लेकिन बदकिस्मती से जो ये चाहते थे उनको आज भी ऐसी तस्वीर नहीं मिल सकी और आज भी फवाद चौधरी जो हैं शदीद थकावट के बावजूद, इतने दिन के जागे हुए होने के बावजूद वो जुर्रत के साथ खड़े रहे, अपने बयान पर कायम थे। लेकिन आज वकास अहमद राजा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल कर दिया है। अब कल उनकी जमानत पर, फवाद चौधरी से भी जमानत की दरखास्त पर समाअत होगी। दिलचस्प बात तो यह भी है कि उनकी दरखास्त जमानत पहले मुकर्रर हुई थी समाअत के लिए और पुलिस की दरखास्त बाद में, लेकिन पुलिस की दरखास्त पहले सुनी सेशन जज ने और फवाद चौधरी की जमानत की दरखास्त अब कल सुनी जाएगी जब 2 दिन और उनको पुलिस के हवाले किया गया और उनको और जलील किया गया। अब ये समिया एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ। साकिब बशीर साहब हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है। ये कहते हैं कि बहुत से सियासतदानों को लाया गया हाल ही में, लेकिन जिस तरह से लोग आए या जो नारे हमने देखे, जोश व खरोश लोगों में देखा, जो
फवाद चौधरी के लिए जिस तरह लोग निकले हैं, ऐसा कम ही देखा गया। तो ये तो ऐसे मुझे लगता है कि ये हुकूमत खुद अपने मुखालफिन को हीरो बना देती है, खुद ऐसे ऐसे, चूँकि कोई बुनियाद नहीं होती शायद केसेस की। अभी हम देख रहे हैं वो कि जनाब वो कोई परवेज़ इलाही साहब से कोई केस जोड़ा जा रहा है, जिनका ड्राइवर जा रहा था, गनमैन था। यानी हमने यहाँ पर भैंस चोरी के, साइकिल चोरी और पता नहीं क्या क्या, इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, अब जिस तरह फोटोग्रामिक टेस्ट का सदीक जान बता रहे हैं, यानी मज़ाक़ा खेज़। और ये तो मुझे लगता है कि इनके साथ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इसाक डार से बड़ा दिमाग को नहीं देखा, जिसने बिल्कुल बर्बाद कर दी मईशत, अब वो IMF के जनाब मैं देख लूँगा, तो ये खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अब देख लीजिए फवाद चौधरी साहब कब तक आप इनको इस तरह से रख लेंगे, कब तक कर लेंगे। जब वो आएंगे तो जाहिर है कि वो पहले से ज़्यादा एक रिफाइंड कह लें, पहले से ज़्यादा मकबूल लीडर बन जाएंगे। ऐसे ही है, और ये तो लीडर भी जानते हैं तमाम कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो वो लीडर नहीं बनता। लेकिन ये तो मौका खुद दे रहे हैं ना। जब आपको याद होगा ये PDM जमातें जब अपोजिशन में थीं तो ये कहा करती थीं कि आज हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जब हम हुकूमत में आएंगे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से बोगस मुकदमात दर्ज किए गए, किस तरीके से गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं, तो शुरू में हम बात कर रहे थे उसामा कि फोकस दहशतगर्दी, महंगाई नहीं है, उससे भी निमट लेंगे। पहले ज़रा इमरान खान से तो निमट लें, पहले ज़रा फवाद चौधरी से, आज़म सवाती से, शहबाज गिल से और दीगर रहनुमाओं से तो पहले निमट लें। पहले इनके खिलाफ बगावत के, गद्दारी के मुकदमात तो बना लें, पहले इनको गिरफ्तार तो करा लें, पहले इनके मुंह पर सफ़ेद कपड़ा, सियाह कपड़ा डाल के इनको अदालतों में दहशतगर्दों की तरह पेश तो कर लें, फिर निमट लेंगे महंगाई से भी, फिर निमट लेंगे दहशतगर्दी से भी। फोकस नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपने की, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के ज़रा एक सवाल भी करना चाहती हूँ सिद्दीक से। सिद्दीक, जब ये इस तरह के केसेस लगते हैं अदालतों में, क्योंकि आपकी बीट है, आप कवर करते हैं, तो जो एक आम बंदा है, जो एक आम साइल है, वो कितना ख्वार होता है। जो उसके केसेस वो वैसे इतने पेंडिंग पर होते हैं, इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इस तरह की हाई प्रोफाइल पेशियां होती हैं, वो रुल जाते हैं बेचारे, उनके केसेस वैसे ही पेंडिंग पे चले जाते हैं। और बहुत अरसे से ये काम हो रहा है सिद्दीक। इसी में सिद्दीक, जो उम्मे रुबाब बच्ची है, जिसके बारे में हम मुसलसल प्रोग्राम में बात करते हैं और हम करते रहेंगे कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो अकेली बच्ची अपने वालिद, दादा, चचा का जो कत्ल हुआ उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए दर बदर है। तो ये तो जिस तरह जो सुमैया ने बात की कि ये हमारे पास एक वाज़ेह मिसाल है उसकी। देखें, बिल्कुल आपने दोनों का सवाल बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि उम्मे रुबाब को कैसे हम इंसाफ दें, क्योंकि हमारी जुडिशरी कुछ और कामों में मसरूफ़ है। हमारी जुडिशरी से कुछ और काम लिए जाने हैं जो करने में वो मसरूफ़ हैं। उम्मे रुबाब के लिए टाइम नहीं है। अब आज देखें, जो सुमैया बात कर रही हैं, फवाद चौधरी को पेश करना था, 1500-2000 पुलिस वाले लगे हुए हैं कचहरी में, मीडिया नहीं जा सकता, साइलिन नहीं जा सकते, केस कई अदालतों के एडजर्न हो गए। क्यों कि जनाब कोई बंदा जो अंदर दाखिल होगा, क्योंकि अदालतें जो हैं वो इस तरह से हैं, एक एक इमारत में बहुत सी अदालतें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा वहाँ फवाद चौधरी की अदालत की तरफ चला जाए, वहाँ लोग ना ज़्यादा हो जाएँ, वहाँ लोग नारे ना लगाएं, उसकी सपोर्ट ना नजर आए। तो इसलिए जनाब वो वहाँ पे लोगों ने जाने देना। मसला ये है कि आज जो 1500-2000 पुलिस वाले फवाद चौधरी की पेशी पर लगे हुए थे, क्या ये 1500-2000 पुलिस वाले सर्च ऑपरेशन भी नहीं होने चाहिए थे? क्या ये दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए नहीं होने चाहिए थे? क्या ये स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए नहीं होने चाहिए थे? कल मैं सुन रहा था फवाद चौधरी उनको, शेख रशीद साहब को, इमरान रियाज खान साहब के प्रोग्राम में बोल पर कहते हैं, मैं पिंडी के नौजवानों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि जब डाकू तुम्हें रोका करें तो मोबाइल दे दिया करो, रजिस्ट ना किया करो, गोली मार देते हैं। कराची में भी यही कुछ हो रहा है। तो बात यह है कि यहाँ पे सूरत हाल यह है कि पुलिस को हमने लगाए हुए इन कामों में, तो दहशतगर्दों को हम क्यों पकड़ेंगे? दहशतगर्द हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि वो आम लोगों की जाने लेते हैं। हमें तो उन लोगों से मसला है जो उन लोगों को ललकारते हैं जो पाकिस्तान में पहले मिसालें नहीं थी। और जब आप हुकूमत की करप्शन लूट मार पे बात करेंगे तो वो लोग ज़्यादा खतरनाक हैं जो इनकी करप्शन लूट मार के ऊपर बात करेंगे। दहशतगर्द ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो आम लोगों की जाने लेते हैं। अशराफिया महफूज है, उनके साथ सिक्योरिटी है पुलिस वालों की, और उनको कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा ये दहशतगर्दी भी चलती रहे, मुआशी तबाही भी जारी रहे, महंगाई भी होती रहे, क्योंकि महंगाई जितनी भी बढ़ जाएगी आपके और मेरे टैक्स के पैसों से महंगाई करने वालों के घर चलेंगे। बहरहाल हम उम्मे रुबाब के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। बोल्ड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता हम ये बात करते रहेंगे मुसलसल पे प्रोग्राम में। जिस तरह हमने पहले भी उम्मे रुबाब को बुलाया था, आखिर कब तक इस तरह से जुल्म हो सकेगा? 5 साल हो गए हैं, अब देखते हैं कि और कितना अरसा लगता है इस बच्ची को इंसाफ मिलने में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।